नमस्ते मित्रों। आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा के एक और देदीप्यमान नक्षत्र की यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसा ग्रंथ जो सीधे तौर पर आचार्य चाणक्य की प्रखर बुद्धि और राजनीतिक दूरदर्शिता की विरासत को आगे बढ़ाता है। इस ग्रंथ का नाम है कामंदकीय नीतिसार। यदि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजनीति और शासन कला का एक विशाल महासागर है, तो कामंदकीय नीतिसार उस महासागर से निकाला गया अमृत है, जिसे सरल सुबोध और काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ विशेष रूप से राजाओं, राजकुमारों और उन सभी लोगों के लिए लिखा गया था जो शासन कला की जटिलताओं को समझना चाहते हैं। यह केवल सिद्धांतों का सूखा ब्यौरा नहीं है, बल्कि ये शक्ति को प्राप्त करने, उसे बनाए रखने और उसका विस्तार करने का एक व्यावहारिक मार्गदर्शक है। आज के इस विशेष सत्र में हम कामंदकीय नीतिसार के प्रत्येक सर्ग यानी अध्याय के गहरे रहस्यों को परत दर परत खोलेंगे। ये यात्रा लंबी होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके अंत में आप राजनीति, कूटनीति और नेतृत्व की कला को एक नई दृष्टि से देख पाएंगे। तो चलिए आचार्य कामंदक के ज्ञान लोक में प्रवेश करते हैं। कामंदकीय नीतिसार का परिचय। इससे पहले कि हम ग्रंथ के भीतर प्रवेश करें, ये जानना आवश्यक है कि इसके रचयिता कौन है और इस ग्रंथ की पृष्ठभूमि क्या है। कामंदकीय नीतिसार के रचयिता आचार्य कामंदक या कामंदकी थे। उनके जीवन के बारे में बहुत अधिक ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुए थे। वे स्वयं को आचार्य विष्णुगुप्त यानी चाणक्य का शिष्य कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे चाणक्य के समकालीन थे, बल्कि ये कि वे चाणक्य द्वारा स्थापित राजनीतिक चिंतन की परंपरा के अनुयायी थे। उन्होंने चाणक्य के विशाल और गद्य रूप में लिखे गए अर्थशास्त्र को आधार बनाकर उसी के सार को पद्य रूप में यानी श्लोकों में प्रस्तुत किया। ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य था कि अर्थशास्त्र के जटिल और गहन सिद्धांतों को आसानी से याद किया जा सके और समझा जा सके। नीतिसार कुल 20 सर्गों और लगभग 1500 श्लोकों में विभाजित है। यह ग्रंथ सीधे राजा को संबोधित करते हुए लिखा गया है और उसे एक सफल शासक बनने के लिए आवश्यक हर ज्ञान प्रदान करता है। नीतिसार का मुख्य विषय है दंड नीति यानी राज करने की कला। यह मानता है कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म, अर्थ और काम, इन 3 पुरुषार्थों की प्राप्ति करना और अपनी प्रजा को भी इनकी प्राप्ति में सहायता करना है। और इन तीनों की प्राप्ति एक सुव्यवस्थित और शक्तिशाली राज्य के बिना संभव नहीं है। यही दंड नीति का मूल उद्देश्य है। तो आइए अब हम इसके प्रथम सर्ग से इस ज्ञान यात्रा का आरंभ करते हैं। सर्ग 1 और 2, राजा की शिक्षा और चरित्र निर्माण। कामंदक ग्रंथ का आरंभ मंगलाचरण से करते हैं और फिर सीधे विषय पर आते हैं। वे कहते हैं कि राजनीति या दंडनीति सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी पर सभी का कल्याण निर्भर करता है। वे राजा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजन, जैसे एक सारथी ही घोड़ों को नियंत्रित करके रथ को सही दिशा में ले जा सकता है, वैसे ही एक ज्ञानी और अनुशासित राजा ही दंड नीति का प्रयोग करके राज्य रूपी रथ को प्रगति के पथ पर ले जा सकता है। 4 प्रमुख विद्याएं। आचार्य कामंदक के अनुसार एक राजकुमार को राजा बनने से पहले 4 प्रमुख विद्याओं में पारंगत होना अनिवार्य है। ये 4 विद्याएं ही उसके विवेक और चरित्र की नींव रखती हैं। अन्वीक्षिकी, इसका अर्थ है तर्कशास्त्र या दर्शनशास्त्र। यह विद्या व्यक्ति को सही और गलत, न्याय और अन्याय के बीच भेद करना सिखाती है। यह बुद्धि को तीव्र करती है और व्यक्ति को किसी भी विषय का विश्लेषण करने की क्षमता प्रदान करती है। इसके बिना राजा मूढ़ हो जाएगा और सही निर्णय नहीं ले पाएगा। 2 त्रयी, इसका अर्थ है 3 वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। यह विद्या राजा को धर्म और अधर्म का ज्ञान कराती है, उसे अपने सामाजिक और नैतिक कर्तव्यों का बोध कराती है। धर्म पर आधारित शासन ही स्थायी होता है। 3 वार्ता, इसका अर्थ है अर्थशास्त्र यानी कृषि, पशुपालन और वाणिज्य का ज्ञान। ये विद्या राज्य की समृद्धि का आधार है। राजा को ये पता होना चाहिए कि राज्य की आय कैसे बढ़ाई जाए और प्रजा को आर्थिक रूप से कैसे संपन्न बनाया जाए। एक दरिद्र राज्य कभी शक्तिशाली नहीं बन सकता। 4 दंड नीति, ये चौथी और सबसे महत्वपूर्ण विद्या है। ये राज करने की कला है। इसका उद्देश्य है जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा करना, रक्षित की हुई वस्तु को बढ़ाना और बढ़े हुए धन को योग्य पात्रों में बांटना। इन चारों विद्याओं में
निपुण राजा ही पृथ्वी पर शासन करने के योग्य होता है। इंद्रिय विजय और आंतरिक शत्रुओं का नाश। कामंडी कहते हैं कि विद्या प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। राजा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। जो राजा अपनी इंद्रियों का दास होता है, वह चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, उसका विनाश निश्चित है। वे चेतावनी देते हैं कि राजा को 6 आंतरिक शत्रुओं से सदैव सावधान रहना चाहिए। इन्हें अरिषड वर्ग कहा गया है। काम, अत्यधिक वासना। वासना में लिप्त राजा अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है। वह सही निर्णय नहीं ले पाता और प्रजा के कष्टों की उपेक्षा करने लगता है। क्रोध, अत्यधिक गुस्सा। क्रोधी राजा बिना सोचे समझे कठोर निर्णय लेता है, जिससे निर्दोष लोग भी दंडित हो सकते हैं। क्रोध उसकी बुद्धि को हर लेता है। 3. लोभ, लालच। लोभी राजा प्रजा का धन हड़पने लगता है और अन्यायपूर्ण कर लगाता है। इससे प्रजा में विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। 4. मोह, अत्यधिक लगाव। किसी व्यक्ति या वस्तु से अत्यधिक लगाव राजा को निष्पक्ष निर्णय लेने से रोकता है। वो मोह के कारण अयोग्य लोगों को ऊंचे पदों पर बिठा सकता है। 5. मद, अभिमान। अभिमानी राजा किसी की सलाह नहीं सुनता। वो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है और उसकी यही भूल उसके पतन का कारण बनती है। 6. मत्सर, ईर्ष्या। जो राजा दूसरों की उन्नति से ईर्ष्या करता है, वो कभी महान नहीं बन सकता। उसे गुणी और योग्य व्यक्तियों का सम्मान करना सीखना चाहिए। कामंदक कहते हैं कि इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके ही राजा वास्तव में विजिगीषु यानी विजय की इच्छा रखने वाला शासक बन सकता है। जो स्वयं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो विश्व पर क्या विजय प्राप्त करेगा। सर्ग 3, 4 और 5। सप्तांग राज्य और मंत्री परिषद। दूसरे सर्ग में चरित्र निर्माण पर जोर देने के बाद आचार्य कामंदक तीसरे, चौथे और 5वें सर्ग में राज्य की संरचनात्मक बनावट का वर्णन करते हैं। वे कौटिल्य के प्रसिद्ध सप्तांग सिद्धांत को ही आधार बनाते हैं और बताते हैं कि राज्य 7 अंगों या प्रकृतियों से मिलकर बनता है। ये 7 अंग एक दूसरे के पूरक हैं और किसी एक के भी कमजोर होने से पूरे राज्य पर संकट आ सकता है। राज्य के 7 अंग, सप्त प्रकृतियां। स्वामी राजा इस संरचना का शिखर है। वो राज्य का मस्तिष्क है। उसका गुणवान, बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल होना अनिवार्य है। कामंदक राजा के गुणों का विस्तार से वर्णन करते हैं। उसे कुलीन, स्वस्थ, साहसी और सत्यवादी होना चाहिए। 2. अमात्य, मंत्री। मंत्री राज्य की आंखें हैं। वे शासन के विभिन्न कार्यों का संचालन करते हैं और राजा को परामर्श देते हैं। कामंदक कहते हैं कि अमात्य की नियुक्ति उसकी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, न कि जन्म या सिफारिश के आधार पर। अमात्य को अपने देश में जन्मा हुआ चरित्रवान, सभी कलाओं का ज्ञाता और स्वामी भक्त होना चाहिए। 3. जनपद, भूमि और प्रजा। ये राज्य का शरीर है। जनपद में 2 चीजें शामिल हैं, भूमि और उस पर रहने वाली प्रजा। भूमि उपजाऊ होनी चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण होनी चाहिए। प्रजा परिश्रमी, राजभक्त और अपने कर्तव्यों का पालन करने वाली होनी चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वह जनपद को बाहरी आक्रमणों और आंतरिक उपद्रवों से सुरक्षित रखे। 4. दुर्ग, किला। दुर्ग राज्य की बाहें हैं जो उसकी रक्षा करती हैं। कामंदक 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन करते हैं। औदक दुर्ग, जिसके चारों ओर पानी हो। पार्वत दुर्ग, जो पहाड़ों पर बना हो। धानवन दुर्ग, जो मरुस्थल में बना हो। और वन दुर्ग, जो घने जंगलों के बीच हो। राज्य की सीमाओं पर और राजधानी में मजबूत दुर्गों का निर्माण आवश्यक है। 5. कोष, खजाना। कोष राज्य की शक्ति का मुख्य स्रोत है। एक भरे हुए कोष के बिना राजा न तो सेना रख सकता है, न ही प्रजा के कल्याण के कार्य कर सकता है। कोष को धर्म के मार्ग से अर्जित धन से भरना चाहिए। अन्यायपूर्ण तरीकों से या प्रजा को कष्ट देकर जमा किया गया धन अधिक समय तक नहीं टिकता। 6. दंड, सेना। सेना राज्य का कवच है। सेना सुप्रशिक्षित, अनुशासित और राजा के प्रति निष्ठावान होनी चाहिए। कामंदक सेना के 6 अंगों का वर्णन करते हैं। वंशानुगत सेना, मौलबल। भाड़े के सैनिक, भृतक बल। निगमों की सेना, श्रेणी बल। मित्र राजा की सेना, मित्र बल। शत्रु से जीती हुई सेना, अमित्र बल। और जंगली जनजातियों की सेना, आट्विक बल। इनमें से वंशानुगत सेना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। 7. मित्र, सहयोगी। मित्र राज्य के संकट काल का साथी है। राजा को ऐसे राजाओं से मित्रता करनी चाहिए जो गुणी हों, शक्तिशाली हों और विश्वसनीय हों।
एक अच्छा मित्र एक भरे हुए खजाने से भी अधिक मूल्यवान होता है। मंत्री परिषद और परामर्श की गोपनीयता। कामंदक इस बात पर विशेष बल देते हैं कि राजा को सभी महत्वपूर्ण निर्णय अपने मंत्रियों से परामर्श करके ही लेने चाहिए। एक अकेला पहिया नहीं चल सकता, इसलिए राजा को एक मंत्री परिषद का गठन करना चाहिए। परामर्श या मंत्रणा के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात है उसकी गोपनीयता। कामंदक चेतावनी देते हैं कि यदि मंत्रणा गुप्त नहीं रहती तो वह शत्रु के कानों तक पहुंच सकती है और पूरी योजना विफल हो सकती है। मंत्रणा केवल राजा और उसके सबसे विश्वसनीय मंत्रियों के बीच ही होनी चाहिए। जिस स्थान पर मंत्रणा की जा रही हो वहां तोतों, मैना या किसी भी ऐसे प्राणी को नहीं होना चाहिए जो शब्दों की नकल कर सके। मंत्रणा के समय राजा के हाव भाव से भी किसी को यह अनुमान नहीं लगना चाहिए कि क्या निर्णय लिया गया है। जो राजा अपने मंत्र को गुप्त रखना जानता है वो आधी सफलता तो वैसे ही प्राप्त कर लेता है। सर्ग 6 और 7 राजा का व्यक्तिगत आचरण और सुरक्षा। इन सर्गों में आचार्य कामंदक राजा के व्यक्तिगत जीवन और उसकी सुरक्षा से संबंधित विषयों पर प्रकाश डालते हैं। वे मानते हैं कि राजा का जीवन केवल उसका अपना नहीं होता, उस पर पूरे राज्य का भविष्य निर्भर करता है। इसलिए उसे अपने आचरण और अपनी सुरक्षा को लेकर अत्यंत सावधान रहना चाहिए। राजा का आदर्श आचरण। राजा को प्रजा के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना होता है। प्रजा उसी मार्ग पर चलती है जिस पर उसका राजा चलता है, इसलिए राजा को सभी व्यसनों से दूर रहना चाहिए। कामंदक 4 प्रमुख व्यसनों का उल्लेख करते हैं जो राजा के लिए विनाशकारी हो सकते हैं। शिकार खेलना मृग्या। अत्यधिक शिकार खेलने से राजा अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता है और उसे शारीरिक चोट लगने का भी भय रहता है। जुआ खेलना द्यूत। जुए से धन का नाश होता है और ये झूठ, कपट और शत्रुता को जन्म देता है। स्त्रियों में अत्यधिक आसक्ति ये काम का ही एक रूप है और राजा को कर्तव्यहीन बना देता है। मद्यपान। नशे में व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती और वह गलत निर्णय ले सकता है। इन व्यसनों से दूर रहकर राजा को अपना समय अध्ययन, शासन कार्य और प्रजा के कल्याण में लगाना चाहिए। उसे विद्वानों और वृद्धों का सम्मान करना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। राजा की सुरक्षा व्यवस्था। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां राजाओं की हत्या उनके अपने ही लोगों द्वारा कर दी गई। कामंदक इस खतरे को समझते थे, इसलिए वे राजा की सुरक्षा के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करते हैं। निवास स्थान की सुरक्षा। राजा का महल अत्यंत सुरक्षित होना चाहिए। उसके चारों ओर खाई और ऊंची दीवारें होनी चाहिए। महल के भीतर केवल अत्यंत विश्वसनीय अंगरक्षक ही प्रवेश कर सकते हैं। भोजन की सुरक्षा। राजा को विष दिए जाने का खतरा सबसे अधिक होता है, इसलिए राजा के भोजन को बनाने वाले रसोइये की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। भोजन परोसने से पहले उसकी जांच की जानी चाहिए कि उसमें विष तो नहीं है। इसके लिए भोजन को पहले अग्नि में डालकर या पशु पक्षियों को खिलाकर परखा जाता था। शयन कक्ष की सुरक्षा। राजा के शयन कक्ष में हथियारबंद अंगरक्षक तैनात होने चाहिए। राजा को अपनी पत्नी से भी सावधान रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि कई बार रानियों ने भी षड्यंत्र करके राजा की हत्या की है। बाहर निकलते समय सुरक्षा। जब राजा महल से बाहर जाए तो उसके आगे पीछे और दोनों तरफ सशस्त्र अंगरक्षक चलने चाहिए। मार्ग की पहले ही जांच कर लेनी चाहिए कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है। ये सब सावधानियां ये दर्शाती हैं कि राजा का पद जितना गौरवशाली होता है उतना ही संकटों से भरा भी होता है। उसे हर क्षण सजग रहना पड़ता है। सर्ग 8 से 11 विदेश नीति का महाविज्ञान। ये खंड कामंदकीय नीतिसार का हृदय है। इसमें आचार्य कामंदक ने अंतर्राज्यीय संबंधों के उन सिद्धांतों का वर्णन किया है जो आज भी प्रासंगिक हैं। ये सिद्धांत यथार्थवाद पर आधारित हैं और ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं। मंडल सिद्धांत। यह सिद्धांत किसी राजा को अपने पड़ोसियों के प्रति एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस सिद्धांत के केंद्र में विजिगीषु राजा होता है जो अपनी शक्ति का विस्तार करना चाहता है। उसके चारों ओर के राज्य एक चक्र या मंडल का निर्माण करते हैं। अरि शत्रु। विजिगीषु के राज्य की सीमा से लगा हुआ राज्य उसका स्वाभाविक शत्रु होता है क्योंकि दोनों के हितों में टकराव होता है। मित्र। अरि की सीमा से लगा हुआ राज्य विजिगीषु का स्वाभाविक मित्र होता है क्योंकि दोनों का एक साझा शत्रु होता है। अरि मित्र। विजिगीषु के मित्र का पड़ोसी और शत्रु का मित्र अरि मित्र कहलाता है। ये विजिगीषु के लिए शत्रु समान है।
मित्र मित्र, विजिगीषु के मित्र का मित्र उसका भी मित्र होता है। अरि मित्र मित्र, विजिगीषु के शत्रु के मित्र का मित्र भी शत्रु तुल्य होता है। इस प्रकार ये 12 राजाओं का एक चक्र बनता है। इनके अलावा 2 और महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं। मध्यम, वो राजा जिसका राज्य विजिगीषु और उसके शत्रु दोनों की सीमाओं से लगता हो और जो दोनों से शक्तिशाली हो। उदासीन, वो राजा जो इस मंडल से भौगोलिक रूप से दूर हो लेकिन बहुत शक्तिशाली हो और किसी भी पक्ष का समर्थन करके युद्ध का रुख बदल सकता हो। एक बुद्धिमान राजा को इस मंडल की गतिकी को समझना चाहिए और ये पहचानना चाहिए कि कौन उसका मित्र बन सकता है और किससे उसे खतरा है। षाड्गुण्य, विदेश नीति के 6 दांव। इस मंडल के विभिन्न राजाओं से व्यवहार करने के लिए कामंदक 6 प्रकार की नीतियों का वर्णन करते हैं, जिन्हें षाड्गुण्य या षड्गुण कहा जाता है। राजा को देश काल और परिस्थिति के अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिए। संधि समझौता, जब शत्रु स्वयं से अधिक बलवान हो और युद्ध में विजय की कोई संभावना न हो तो उसके साथ सम्मानजनक समझौता कर लेना चाहिए। कामंदक कई प्रकार की संधियों का वर्णन करते हैं, जैसे कि भूमि देकर या धन देकर की गई संधि। संधि का उद्देश्य होता है अपनी रक्षा करना और भविष्य के लिए अपनी शक्ति को संचित करने का समय प्राप्त करना। 2. विग्रह युद्ध, जब राजा देखे कि उसकी अपनी स्थिति मजबूत है और शत्रु की स्थिति कमजोर है तो उसे शत्रु पर आक्रमण कर देना चाहिए। विग्रह का निर्णय बहुत सोच समझकर लेना चाहिए क्योंकि युद्ध के परिणाम अनिश्चित होते हैं। 3. यान, आक्रमण के लिए प्रस्थान, ये वास्तविक युद्ध से पहले की स्थिति है। जब राजा अपनी सेना को लेकर शत्रु के राज्य की ओर कूच करता है तो उसे यान कहते हैं। इसका उद्देश्य शत्रु पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना होता है ताकि वो बिना युद्ध के ही हार मान ले। 4. आसन तटस्थता, जब राजा ये देखे कि शत्रु भी उतना ही शक्तिशाली है जितना वो स्वयं है और युद्ध करने से दोनों को समान हानि होगी तो उसे शांत बैठना चाहिए और सही अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये सक्रिय तटस्थता की नीति है जिसमें राजा अपनी शक्ति बढ़ाता रहता है। 5. संश्रय शरण लेना, जब कोई राजा बहुत कमजोर हो और शक्तिशाली शत्रु के आक्रमण का सामना न कर सके तो उसे स्वयं से भी अधिक बलवान किसी अन्य राजा की शरण ले लेनी चाहिए। यह अपनी आत्मरक्षा का अंतिम उपाय है। 6. द्वैधी भाव दोहरी नीति, यह एक जटिल और चालाक नीति है। इसमें राजा एक शत्रु से संधि कर लेता है और उसकी मदद से अपने दूसरे शत्रु पर आक्रमण करता है। इसका उद्देश्य शत्रुओं के गठबंधन को तोड़ना होता है। इन 6 गुणों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने वाला राजा ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के खेल में सफल हो सकता है। सर्ग 12 से 15 कूटनीति के 4 उपाय और गुप्तचर। यदि षड्गुण विदेश नीति के लक्ष्य हैं तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन हैं 4 उपाय। कामंदक कहते हैं कि राजा को पहले 3 उपायों का प्रयोग करना चाहिए और जब वे विफल हो जाएं तभी चौथे यानी अंतिम उपाय का सहारा लेना चाहिए। 4 उपाय। साम मीठे वचन और समझाना, ये पहला और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसमें शत्रु को प्रेम से, प्रशंसा से और तर्क से ये समझाया जाता है कि युद्ध करना दोनों के हित में नहीं है। उसके साथ पारिवारिक संबंध स्थापित करके या उसके गुणों का बखान करके उसे अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाता है। 2. दान, उपहार और रिश्वत, जब साम नीति से काम ना बने तो दान का प्रयोग करना चाहिए। इसमें शत्रु को धन, भूमि या अन्य मूल्यवान वस्तुएं देकर संतुष्ट किया जाता है। शत्रु के मंत्रियों और सेनापतियों को भी रिश्वत देकर अपनी ओर मिलाया जा सकता है। 3. भेद फूट डालना, ये एक बहुत प्रभावी लेकिन नैतिक रूप से संदिग्ध उपाय है। इसमें शत्रु और उसके सहयोगियों के बीच गलतफहमियां पैदा की जाती हैं। शत्रु के राज्य में विद्रोह भड़काया जाता है। उसके राजकुमारों और मंत्रियों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया जाता है ताकि वो आंतरिक रूप से कमजोर हो जाएं। 4. दंड, बल प्रयोग, जब उपरोक्त तीनों उपाय असफल हो जाएं तब अंत में दंड का प्रयोग किया जाता है। दंड का अर्थ है युद्ध या बल का प्रयोग करके शत्रु को झुकाना। इसे अंतिम उपाय इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें दोनों पक्षों को जन और धन की हानि होती है। गुप्तचर व्यवस्था का महत्व। कामंदक गुप्तचरों को राजा की आंखें कहते हैं। एक कुशल गुप्तचर प्रणाली के बिना राजा अंधा और बहरा है। उसे न तो अपने राज्य की वास्तविक स्थिति का पता चलेगा और न ही शत्रु की योजनाओं का। इसलिए राजा को एक व्यापक और विश्वसनीय गुप्तचर तंत्र का निर्माण करना चाहिए। गुप्तचरों को विभिन्न भेषों में नियुक्त किया जाना चाहिए।
कामंदक कई प्रकार के गुप्तचरों का वर्णन करते हैं। काप्टिक विद्यार्थी के भेष में, उदास्थित सन्यासी के भेष में, गृहपतिक किसान के भेष में, वैदेहक व्यापारी के भेष में, तापस तपस्वी के भेष में। इनके अलावा विषकन्याओं का भी प्रयोग किया जाता था। ये गुप्तचर अपने राज्य के अधिकारियों पर भी नजर रखते थे ताकि भ्रष्टाचार और राजद्रोह का पता चल सके। वे शत्रु राज्य में जाकर उनकी सेना की शक्ति, उनके कोष की स्थिति और उनकी योजनाओं की जानकारी लाकर राजा को देते थे। यही जानकारी राजा को अपनी विदेश नीति और सैन्य रणनीति बनाने में मदद करती थी। सर्ग 16 से 20 युद्ध कला और सैन्य प्रशासन। नीतिसार का अंतिम खंड पूरी तरह से युद्ध कला को समर्पित है। कामंदक यथार्थवादी थे और जानते थे कि शांति के सभी प्रयास विफल होने के बाद युद्ध अनिवार्य हो जाता है। इसलिए राजा को युद्ध के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। सेना का संगठन और प्रस्थान। जैसा कि पहले बताया गया है, कामंदक एक विशाल और विविध सेना के महत्व पर बल देते हैं। युद्ध पर जाने से पहले राजा को अपनी सेना का भली भांति निरीक्षण कर लेना चाहिए। उसे ज्योतिषियों से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। प्रस्थान से पहले देवताओं और शस्त्रों की पूजा करनी चाहिए। सेना के साथ रसद यानी भोजन, पानी और हथियारों की पर्याप्त आपूर्ति होनी चाहिए। घायलों के इलाज के लिए वैद्य और चिकित्सा सामग्री भी साथ होनी चाहिए। राजा को अपनी सेना का मनोबल ऊंचा रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और वीरता के लिए पुरस्कारों की घोषणा करनी चाहिए। व्यूह रचना। युद्ध के मोर्चे। युद्ध भूमि में सेना को एक विशेष संरचना में खड़ा किया जाता है जिसे व्यूह कहते हैं। व्यूह का उद्देश्य अपनी सेना की कमजोरियों को छिपाना और शत्रु की कमजोरियों पर प्रहार करना होता है। कामंदक कई प्रकार के व्यूहों का वर्णन करते हैं, जैसे दंड व्यूह, छड़ी के समान सीधा; भोग व्यूह, सर्प के समान टेढ़ा मेढ़ा; मंडल व्यूह, चक्र के समान गोलाकार; असंहत व्यूह, बिखरा हुआ। किस व्यूह का प्रयोग करना है, ये युद्ध भूमि की प्रकृति और शत्रु की सेना की संरचना पर निर्भर करता है। धर्म युद्ध और कूट युद्ध। कामंडक दो प्रकार के युद्धों में भेद करते हैं। धर्म युद्ध, ये खुले मैदान में नियमों के अनुसार लड़ा जाता है। इसमें निहत्थे, घायल या भागते हुए सैनिक पर प्रहार नहीं किया जाता। कूट युद्ध, छल कपट का युद्ध, इसमें जीत हासिल करने के लिए किसी भी साधन का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि रात में शत्रु की सोती हुई सेना पर आक्रमण करना, उनके पानी में विष मिला देना या धोखे से उनके सेनापति की हत्या कर देना। आचार्य कामंदक का मानना है कि यदि शत्रु बलवान और अधर्मी हो तो उसके साथ कूट युद्ध करने में कोई दोष नहीं है। राजा का अंतिम लक्ष्य विजय प्राप्त करना और अपने राज्य की रक्षा करना है। विजय के बाद की नीति। युद्ध जीतने के बाद राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर भी कामंदक प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि विजित प्रदेश की प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनके धर्म और उनकी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। यदि संभव हो तो पराजित राजा के किसी योग्य वंशज को ही वहां का शासक नियुक्त कर देना चाहिए और उसे अपना सामंत बना लेना चाहिए। इससे वहां की प्रजा का विश्वास जीता जा सकता है और भविष्य में विद्रोह की संभावना कम हो जाती है। उपसंहार। कामंदकीय नीतिसार का शाश्वत संदेश। इस विस्तृत विवेचना के अंत में हम कह सकते हैं कि कामंदकीय नीतिसार केवल एक प्राचीन राजनीतिक ग्रंथ नहीं है। ये मानव शक्ति की गतिशीलता और नेतृत्व के शाश्वत सिद्धांतों का एक गहन अध्ययन है। इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी सदियों पहले थी। यथार्थवाद। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि हमें दुनिया को वैसे ही देखना चाहिए जैसी वो है, न कि जैसी हम उसे देखना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदर्शों पर नहीं बल्कि शक्ति और हितों पर चलते हैं। तैयारी का महत्व। नीतिसार का संदेश है कि एक शासक को शांति काल में भी युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। आर्थिक और सैन्य रूप से मजबूत राष्ट्र ही अपनी संप्रभुता की रक्षा कर सकता है। नेतृत्व। एक सफल नेता वही है जो ज्ञानी, चरित्रवान, दूरदर्शी और अपनी इंद्रियों का स्वामी हो। उसे कठोर और विनम्र दोनों होना चाहिए और ये जानना चाहिए कि कब किस नीति का प्रयोग करना है। संतुलन। ये ग्रंथ धर्म और यथार्थ के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। ये धर्मयुद्ध की बात करता है लेकिन विजय के लिए कूट युद्ध को भी आवश्यक मानता है। ये राजा को प्रजा पालक होने की सलाह देता है लेकिन साथ ही अपनी सुरक्षा के लिए कठोर उपाय करने को भी कहता है। कामंदकीय नीतिसार एक दर्पण है जो हमें शक्ति के वास्तविक स्वरूप को दिखाता है।
ये हमें सिखाता है कि शासन करना केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक महान उत्तरदायित्व है जिसके लिए निरंतर साधना, विवेक और साहस की आवश्यकता होती है। आचार्य कामंदक का ये ज्ञान आज के राजनेताओं, प्रशासकों और हर उस व्यक्ति के लिए एक अनमोल धरोहर है जो नेतृत्व के पथ पर आगे बढ़ना चाहता है। आशा है कि इस महान ग्रंथ की यह यात्रा आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी। धन्यवाद।